वेलकम टू अनु अकेडमी। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 लेसन 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही मार्क करके बता रही हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। इधर देखिए चित्रवन को, इसको देखिए। उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ये बाजार जा रही हैं ये लोग, देखिए, और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पेज में मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लगा। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती बताएं, देखिए किसे कहते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उसमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। दूसरी जगह चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। परती किसे बोलते हैं? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, इसे परती बोलते हैं। साल एक पेड़ का नाम है, साल वृक्ष। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे महुआ कहते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ये जो खोंड समुदाय है ये उड़ीसा में रहते थे। उड़ीसा में वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। महुआ और साल के वृक्ष को दिखाए ना, ऊपर बताए हैं, वही रहा। और जो हम छोड़ रहे हैं इसे आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, और मार्क लगाए हुए हैं हम, बस देखना है आप लोगों को। बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ये देखिए चित्र 3। भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आदिवासी समुदाय के इलाके हैं ये लोग, ये सब। कुछ जानवर पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के
लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930, 1930 और 1940, 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चाँद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, आदि फल बीनकर लाती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। क्योंकि इसे बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थीं। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। इनको देखिए, चित्र 4। ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। बिहार 1946 का ये पिक्चर लग रहा है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी तक टिक कर खेती करने लगे थे। खेती करते थे, वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर में मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। बेवड़ किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़ है। जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी यानी कि अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले
वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। चित्र 5 को देखिए। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ये रहा घर जो बनाते हैं जब तो सभी लोग हेल्प करते हैं। इन्हें देखिए, ये गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं ये सब, ठीक है। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 को, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। वन कानून और उनके प्रभाव, इनको भी देख लिया जाए। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी। और आगे पेज में देखते हैं चित्र 7। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। यहाँ देखिए, आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। जैसा कि अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर क्या है? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। ये रहा अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में बैरियर एल्विन के मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल बैठा है, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेच कर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना है कितना मुश्किल। इसे देख सकते हैं आप लोग। ये
चित्र 10 को देखिए। बिहार के कोयला खनिक 1948 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश तो ऊपर है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ये सब और आप लोग देख लीजिएगा। ये हैं मजदूर जो कि कोयला खदान में काम करते हैं। बिरसा मुंडा बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। जमीन की लड़ाई, मुल्क यानी अपनी ज़मीन हुई ना, इसलिए इसे लगाया गया है मार्क। लड़ रहे बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन बिरसा जी का था। ये रहे लहू लुहान मेरे कंधे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पोएम की तरह लग रहा है जो। वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, जो मार्क नहीं किया हुआ उसे आप लोग पर देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। इसे देखिए, इन्हें देखिए, बिरसा मुंडा की स्मृति में जारी डाक टिकट। ये देखिए टिकट जो कि बिरसा मुंडा की याद में बनाया गया है। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। फिर से याद करें, रिक्त स्थान भरें। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। लिख दें, जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। बिखेरना कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया था।
गा वाले में भूमि रहेगा। असम के और बिहार की में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। इसमें क्या रहेगा, असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। चाय बागानों यहाँ पे रहेगा, चाय बागानों, चाय बागानों, और यहाँ पे रहेगा कोयला खानों। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। दूसरा वाला ये है, जो दूसरा सही या गलत का निशान लगाइए, सही गलत बताएं। झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, ये गलत है। यहाँ ये गलत है। पहला वाला गलत है। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, ये सही है। ये सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों यानी स्टूडेंट का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। ये भी सही है। ये भी सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये गलत है। ये गलत है। पहला वाला गलत है। ये सही है। 2 सही है, 2 गलत है।